हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 9.5 पे प्रोबेबिलिटी के, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑड्स के बारे में। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है आपका ऑड्स के ऊपर, और ऑड्स इतना चिंदी टॉपिक है ना कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज बाकी सारे एक्सरसाइज से एकदम ईजी लगेगी। और अच्छी बात तो ये भी है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। ठीक है, तो जो ऑड्स होते हैं आपके, उनका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा एक केस लेते हैं कि मान लेते हैं यार कि लेट आपने कोई डाइस को फेंका, एक डाई को फेंका, डाई को फेंकने के बाद आपने बोला कि इवन नंबर आना चाहिए। ठीक, तो इवन नंबर 2 4 6 होता है। तो समझ लो आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उसके लिए जो इवेंट ए बोला आपने वो आपका आया m। तो सपोज n ऑफ a आया आपका m। ठीक, अब हम मान लेते हैं यार इसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या, मैंने जैसे डाई को फेंका, मैंने बोला टू गेट इवन नंबर, तो आया 2 4 6। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री मैं बोलूंगा तो नॉट टू गेट एन इवन नंबर, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो इसका मतलब एन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एन ए डैश। तो मान लेते हैं यार कि जो एन ए डैश आया ये आया एन। ठीक, हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इवेंट ए के लिए जो सैंपल पॉइंट्स मिले वो मिले m, और उसी इवेंट ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए जो हमें सैंपल पॉइंट मिले वो मिले n। ठीक, तो जो ऑड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फेवरेबल ऑड्स। फेवरेबल ऑड्स मतलब रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है ये पी ए बाय पी डैश, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है उसका रेशियो किसके साथ, उसी प्रोबेबिलिटी के कॉम्प्लीमेंट के, उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ऑड्स। अगर फेवरेबल ऑड्स बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होगा पी ए बाय पी डैश। अब मुझे बताओ पी ए बाय पी डैश की वैल्यू क्या आएगी, एन ए अपॉन एन एस अपॉन एन ए डैश अपॉन एन एस। एन एस देखो कट गया, एन ए बाय एन ए डैश क्या आ जाएगा, एम बाय एन। इसका मतलब पी ए बाय पी ए डैश आपका आ गया एम बाय एन। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, सोचो। अगर मुझे पी ए चाहिए तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन अपॉन एम प्लस एन, बट फिर भी थोड़ा सा डिराइव करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। सॉरी, एन अपॉन एम प्लस एन नहीं, एम अपॉन एम प्लस एन होता है। डिराइव करके दिखा देता हूँ। देखो, आपने 9th में इन्वर्टेंडो वगैरह किया है? आपका तो 9th ऑनलाइन चला था ना? यस, ऑनलाइन चला था ना, शायद नहीं चला था। ठीक है, इन्वर्टेंडो करते देखो। सो बाय इन्वर्टेंडो, कल को मेरे को भी पब्लिक बोलेगी आपके टाइम पे तो एग्जाम कैंसिल था ना। बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, जैसे 2/5 लिखा है तो इसको 5/2 लिख दो, ये हो गया इसका इन्वर्टेंडो। 2/5 का 5/2। ठीक है, वैसे तो इन्वर्टेंडो तब लगाते हैं जब दो रेशियो हो, जैसे लिखा है 2/4 इक्वल टू 3/6। बताओ क्या दोनों रेशियो इक्वल हैं? काटोगे तो ये भी आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2, मतलब दोनों इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेंडो लगा दूं ना तो भी रेशियो इक्वल ही रहेगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 6/3। ये देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, अभी भी इक्वल है। तो इसीलिए इन्वर्टेंडो तब लगाते हैं जब इक्वल साइड हो, बट मैंने बताने के लिए वहाँ पे बता दिया कि 2/5 को 5/2 कर दो। तो यहाँ पे इन्वर्टेंडो लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए डैश अपॉन पी ए इक्वल टू एन बाय एम। अब आपको कंपोनेंडो तो पता ही होगा क्योंकि लास्ट ईयर आपने सिमिलैरिटी का जो क्वेश्चन सॉल्विंग किया था उसमें आप लोगों को पता होगा। तो कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिखा है 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8, क्या दोनों रेशियो इक्वल है? काटोगे तो 1/2 आएगा, मतलब इक्वल हैं। अब थियरम जो आपका कंपोनेंडो है वो क्या बोलता है कि रेशियो तब भी इक्वल रहेगा अगर तुम नीचे वाले नंबर को ले जाके ऊपर जोड़ दो और नीचे वाले नंबर को वैसे ही लिख दो दोबारा। नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाके जोड़ दो और दोबारा लिख दो। मतलब क्या, मतलब 6 को ऊपर ले जाके जोड़ दो और नीचे भी 6 लिख दो, ऊपर ले जाके 8 को जोड़ दो और 8 को नीचे रहने दो। ठीक, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, कंपोनेंडो का बेसिक मतलब क्या होता है, दोनों साइड +1 करना। 3/6 + 1 इज इक्वल्स टू, कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, दोनों साइड +1 करना। देखो +1 किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये क्या आएगा, 3 + 6/6, ये आएगा 4 + 8/8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जस्ट। तो वैसे ही ये कंपोनेंडो होता है। डिविडेंडो मतलब दोनों साइड -1 करना। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा इसका मतलब। तो कंपोनेंडो अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगा यहाँ पे पी ए डैश प्लस पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए इक्वल टू एन प्लस एम अपॉन एम, ये मिला हमें। अब पी ए प्लस पी ए डैश, किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को अगर उससे जोड़ोगे तो उसका वैल्यू 1 आता है। कैसे, मुझे बताओ पी ए डैश का फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था 1 माइनस पी ऑफ ए। पी ऑफ ए को यहाँ ले लो तो पी ए डैश प्लस पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी का आंसर क्या आ रहा है 1। तो 1 अपॉन पी ऑफ ए इक्वल टू
m प्लस n अपॉन m। इसको इन्वर्टेंडो दोबारा से मार दो तो p ऑफ a का फॉर्मूला आ जाएगा m अपॉन m प्लस n। तो इस फॉर्मूले को जस्ट ध्यान में रखना है, ये फालतू में मैंने डेरिवेशन बताया है ऐसे ही, ठीक है। बाकी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, समझने के लिए बता दिया मैंने। तो अगर आपको p ऑफ a निकालना है तो याद कैसे करोगे, देख लो। p ऑफ a निकालना है तो कैसे याद करोगे, p ऑफ a के सामने क्या है m, तो आप m को ऊपर रखोगे और नीचे को दोनों को जोड़ दोगे, खत्म। ये होता है आपका फेवरेबल ऑड्स। अगर यहाँ से हम p a डैश का फॉर्मूला देखें तो p a डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर मुझे p a डैश निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे बिना इन्वर्टेंडो किए ही क्या लगाना पड़ेगा, कंपोनेंडो लगाना पड़ेगा। तो p a डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, उसको हम बोलते हैं अगेंस्ट ऑड्स। देखो अगेंस्ट ऑड बता देता हूँ, अगेंस्ट ऑड्स। थोड़े प्रचारक आ गए हैं गाइस बाहर, इनको अवॉइड करें, ठीक है। अगेंस्ट ऑड्स का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू दैट इवेंट, ठीक है। मतलब p ऑफ a डैश अपॉन p ऑफ a। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो n बाय m। तो देखो p a डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, p a डैश के सामने क्या है, n है, तो p a डैश का फॉर्मूला बनेगा n अपॉन m प्लस n। बस इसी चीज का आप लोग ध्यान रखना और इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला देखो दोनों में सेम है, यहाँ भी जब आप p a डैश निकालोगे तो यही आएगा, यहाँ भी जब आप p a निकालोगे तो यही आएगा। तो फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो फटाफट अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएंगे। समझ में आया थियरम, कैसे याद करोगे, p a के सामने जो है उसको ऊपर ही रखो और नीचे दोनों को जोड़ दो, डैश के सामने जो है उसको ऊपर ही रखो, नीचे दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। फेवरेबल और अगेंस्ट कैसे पहचानोगे, वो क्वेश्चन से हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ एक्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 4:3। मतलब आप लोगों को ये फेवरेबल ऑड्स दिया हुआ है, फेवरेबल ऑड्स मतलब p a बाय p a डैश, ठीक है। y सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम आर 2/3। ऑड्स अगेंस्ट, ये आपको अगेंस्ट ऑड्स दिया मतलब p a डैश बाय p a दिया है। तो प्रोबेबिलिटी पता करो, x सॉल्विंग द प्रॉब्लम मतलब p ऑफ a और y सॉल्विंग द प्रॉब्लम मतलब p ऑफ b, दैट्स इट। तो क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या बोला पहले लिख लेते हैं, ऑड्स इन फेवर ऑफ x सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 4:3, ठीक है। तो लेट इवेंट x, मान लेते हैं यार इवेंट x सॉल्व्स द प्रॉब्लम, मान लेते हैं कि x ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ये आपका इवेंट a है, इवेंट x है, ठीक है। तो ऑड्स ये फेवर में दिया है, फेवर का मतलब px बाय px डैश, ये कितना दिया है आपको 4/3, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग, px निकालना है हमें, सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब क्या है px, नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब क्या है px डैश। तो हमें p ऑफ x निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे, देखो जो ऊपर है उसको ऊपर रहने दो, नीचे दोनों को जोड़ दो, तो इसका मतलब 4/7 आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आप लोगों को y सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो ऑड्स अगेंस्ट y सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम आर आर 2:3। अब आप लोग सोचोगे कि यार मतलब यहाँ पे तो ऑड्स दिया है, अगेंस्ट दिया है, तो अगेंस्ट में फॉर्मूला में चेंज होगा, नहीं, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। देखो जब हम लोगों ने वहां पे p ऑफ a की वैल्यू निकाली थी वो भी आई थी m अपॉन m प्लस n, आप जब वहां पे p ऑफ a डैश निकालते तो वो आता है n अपॉन m प्लस n। वैसे अगेंस्ट में भी जब आप p a डैश निकाल चुके थे, आप p ऑफ a निकालते तो वो भी आता है m अपॉन m प्लस n, चाहिए तो आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो दोनों में सेम रहता है। अब इसमें भी आप लोगों को इवेंट y मान लेना है, लेट इवेंट y सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो y ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, इसका मतलब p ऑफ y डैश अपॉन p ऑफ y आपको क्या दिया है 2/3। आपको p ऑफ y निकालना है, तो p ऑफ y के सामने कौन है, p ऑफ y के सामने 3, नीचे दोनों को जोड़ दो y के सामने क्या है, y के सामने 3, तो 3 ऊपर रखो, नीचे दोनों को जोड़ दो, सिंपल मेथड। या फिर आप दूसरी चीज भी कर सकते थे, आप निकाल सकते थे यहाँ से py डैश आता 2/5, y डैश का मतलब क्या है, नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वहां से आप 1 माइनस p ऑफ y डैश करके p ऑफ y निकाल लेते, मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज 3/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द ऑड्स अगेंस्ट जॉन सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 4:3 and the odds in favor of Rafi solving the problem are 7:5. What is the chances that problem is solved when both of them try it? इसका मतलब दोनों से मिलके, या तो रफ़ी से या तो जॉन से किसी ना किसी से प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन में हमें पूछा है, मतलब या तो जॉन सॉल्व कर दे या तो रफ़ी सॉल्व कर दे, मतलब आपसे पूछा है P ऑफ A यूनियन B।
अब देखो ऑड्स के केस में उसने पिछला कंसेप्ट घुसा दिया, है ना। तो इवेंट मान लेते भाई, लेट इवेंट ए जॉन सॉल्व्स द प्रॉब्लम, और मान लेते हैं इवेंट बी रफी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। बी मतलब इवेंट बी, हाँ पूरा लिखना इवेंट बी, चलो मैं लिख देता हूँ इवेंट बी। क्या इवेंट बी है? रफी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक ठीक, तो आपको क्या दिया है? ऑड्स अगेंस्ट जॉन सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 4:3। ऑड्स अगेंस्ट जॉन सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 4:3। तो इसका मतलब P ऑफ A डैश अपॉन P ऑफ A, ऑड्स अगेंस्ट बोले ना, मतलब डैश अपॉन A इज इक्वल टू क्या दिया? 4/3। तो यहाँ से P ऑफ A बोलो क्या आ जाएगा? P ऑफ A आ जाएगा, देखो P ऑफ A के सामने 3 है और नीचे दोनों को जोड़ दो, तो P ऑफ A आ गया आपका 3/7। या तो डाइजेस्ट वगैरह और सॉल्ट एग्जाम्पल वगैरह में कैसा किया कि पहले A डैश को निकाला है जो आया 4/7, फिर P ऑफ A निकाला है 1 माइनस P ऑफ A डैश से, बट ऐसा करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब क्या बोला है? ऑड्स इन फेवर ऑफ रफी सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ऑड्स इन फेवर ऑफ रफी सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 7:5। इसका मतलब ये आपसे बोला है P ऑफ B डैश, सॉरी फेवर बोले ना, मतलब P ऑफ B अपॉन B डैश इक्वल टू 7/5। तो P ऑफ B बोलो क्या आ जाएगा? 7 है, 7 को ऊपर ही रहने दो, नीचे दोनों को जोड़ दो, तो ये आ गया आपका P ऑफ B। तो हमें निकालना क्या है? प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन बोथ ऑफ देम ट्राइज। ठीक है, तो मतलब आपको निकालना है P ऑफ A यूनियन B। तो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या था? ये था P ऑफ A प्लस B ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये आ जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B। इंटरसेक्शन में देखो A और B कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा PA डॉट PB। यहाँ पे लिखोगे रीजन एज A एंड B आर इंडिपेंडेंट, दिख रहा है ना इंक, बड़े कंजूस हो आप। ठीक है, तो P ऑफ A क्या आएगा? P ऑफ A आएगा 3/7, P ऑफ B आएगा 7/12, इधर 3/7 इंटू 7/12, 7 7 कट गया, 3 1 जा 3 4 जा, तो इधर आया 1/4। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36, 7 7 49, 12 7 84 माइनस 1/4। 49 और 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 85 आता है, नहीं बताता, कोई बात नहीं। तो 85/84 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर दो, 85 4 जा, अरे बाबा 340, देख लेते हैं। 85 4 जा, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, अरे 340 माइनस 84 अपॉन 84 4 जा, ये तो नहीं बता पाओगे सच में। देखो 84 4 जा अगर आपको निकालना है ना तो ये आएगा 336, देख लेते हैं। 84 4 जा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, देखो 336 बोला तो था पहले ही। अब 340 में से 84 माइनस कर दो, 336 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। ज़्यादा लंबा हो गया तो आप लोग खुद से ये कर लो। ठीक है, रुको मैं ही कर देता हूँ। 340 में से ज़रा 84 घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 33 में से 8 गया 25, तो ये आया 256/336। 256 जो है वो 6 से नहीं जाता है, 8 से जाता है, और 336 भी 8 से जाता है, तो 8 से काट देते हैं। 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, ये 2 से जा रहा है, 2 16 2 21, तो मतलब 16:21 क्या आ गया आपका? प्रोबेबिलिटी आ गया दैट क्वेश्चन इज सॉल्व व्हेन बोथ ऑफ देम ट्राइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला द ऑड्स अगेंस्ट स्टूडेंट एक्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 8:6 एंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ स्टूडेंट वाई सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 14:16. Find the chances that problem is solved if they tried it independently and neither of them solves the problem. Independently tried का मतलब क्या है? पिछला वाला क्वेश्चन जैसा था वो। Neither of them solves the problem का मतलब क्या है? P of A complement intersection B complement. अब आप बोलोगे यूनियन क्यों नहीं? क्योंकि यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों, तो भाई यहाँ पे दोनों से सॉल्व नहीं हुआ ना, तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इवेंट बना लो, या तो चाहिए डायरेक्ट लिख दो इवेंट बना लो। लेट इवेंट एक्स, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट वाई बोल दिया, इसलिए हम लोग एक्स वाई ले रहे ताकि आसानी हो समझने में। स्टूडेंट एक्स सॉल्व्स द प्रॉब्लम, स्टूडेंट एक्स सॉल्व्स द प्रॉब्लम, और इवेंट वाई ले लो, स्टूडेंट वाई सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो तो ऑड्स अगेंस्ट क्या दिया स्टूडेंट एक्स का? तो ऑड्स अगेंस्ट
स्टूडेंट एक्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 8:6। ठीक है, मतलब ये आपको बोला है कि P ऑफ एक्स डैश अपॉन P ऑफ एक्स आपको दिया है 8/6, तो यहाँ से P ऑफ एक्स डैश क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें एक्स डैश की भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसीलिए एक्स डैश भी निकाल लेते हैं। एक्स डैश के सामने 8 है तो 8 को ऊपर रखो, 14 नीचे दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ से मुझे बताओ P ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस P ऑफ एक्स डैश, या तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो बट आपके कॉलेज में शायद ना माने, तो 6/14। तो P ऑफ एक्स क्या आ गया 6/14। अब इवेंट वाई ले लो, इवेंट वाई क्या होगा, स्टूडेंट वाई सॉल्व्स द प्रॉब्लम। सॉरी, इवेंट वाई तो हम लोग बना चुके ना, तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट वाई सॉल्व्स द ऑड्स इन फेवर ऑफ स्टूडेंट वाई सॉल्व्स द प्रॉब्लम आर 14:16। ये कितना है, ये है 14:16। मतलब ये आपको बोला है P ऑफ वाई टू P ऑफ वाई डैश क्या बोला है, ये 14:16। तो इसका मतलब P ऑफ वाई के सामने कौन है 14, तो 14 ऊपर रखो, नीचे दोनों को जोड़ दो। तो P ऑफ वाई डैश क्या आ जाएगा, P ऑफ वाई डैश आ जाएगा 1 माइनस 14/30, मतलब 16/30 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ए में क्या बोला है, प्रॉब्लम इज सॉल्व इफ दे ट्राइड इट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे ए एंड बी, सिंस ए एंड बी आर, सॉरी एक्स एंड वाई है ना, सिंस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट, therefore P of x union y equal to P of x plus P of y minus P of x intersection y। तो P of x कितना है भाई 6/14, P of y कितना बच्ची 14/30। ठीक है, x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या है, P of x इंटू P of y, तो 6/14 इंटू 14/30 में 14 कट जाएगा, 6/30 आएगा। ठीक है, तो 6/30 आ गया ये। तो हमें इस 14 को भी किसी तरीके से 30 बनाना है, तो इसको तो 30 बना नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, जोड़ दो। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। कैसी दिक्कत हो जाएगी, हम लोग थोड़ा कैंसलेशन कर लेते हैं ना। देखो 6/14 को 2 से काटा तो ये आया 3/7, इसको भी 2 से काटा तो ये आया 7/15, इसको 6 से काटा तो ये आया 1/5। ठीक है, तो एक काम करते, पहले इन दोनों को सॉल्व करते फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे हो गया 15, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 3/7 नहीं दिख रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। तो 3/7 प्लस ये देखो, ये हुआ 7, ये हुआ 3, तो 7 माइनस 3 ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे रह जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 4/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 15 जा 45, 7 4 जा 28, 45 में 28 जोड़ोगे तो आएगा 73, और 15 7 जा 105, तो इसका आंसर आ जाएगा 73/105। प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय एनी ऑफ देम। दूसरा क्वेश्चन, तो P ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये पार्ट 2 है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट। राइट, क्यों, क्योंकि एक्स वाई इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट आपका कितना था 8/14 और वाई कॉम्प्लीमेंट कितना था 16/30। तो इसको कैंसिलेशन कर सकते हो आप लोग, किससे कर सकते हो, 2 से काट दो, 2 8 जा 2 7 जा और 2 4 जा 2 15 जा, तो आंसर आ गया 32/105। दैट्स इट। तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक से सॉल्व हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी है 73/105, दोनों में से घंटा किसी से सॉल्व हो तो आएगा 32/105। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द ऑड्स अगेंस्ट अ हस्बैंड हु इज 60 years old लिविंग टिल 85 आर 7:5। इसका मतलब जो अभी 60 years का है वो 85 तक जिएगा, उसका जो ऑड्स आपको दिया है वो दिया है 7:5। तो इवेंट ए मान लो, लेट इवेंट, अच्छा और भी कुछ बोला है वो भी पढ़ लेते फिर इवेंट मानते। द ऑड्स अगेंस्ट हिज वाइफ हु इज नाउ 56 लिविंग टिल शी इज 81 आर 5:3। मतलब हस्बैंड 85 तक जिए वो 7:5 है और वाइफ 81 तक जिए वो 5:3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वन ऑफ देम, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम, उन दोनों में से कोई एक 25 साल जिए। 25 साल ही है ना, 60 से 85 और 56 से 81, 85 मतलब 85, 60 से 85 और 56 से 81, 25 ईयर्स की बात हुई। दूसरे में बोला एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, मतलब या तो हस्बैंड जिंदा हो या तो वाइफ जिंदा हो। तो हस्बैंड वाइफ का यहाँ पे आपको केस बोला है, तो इवेंट एच और डब्ल्यू मान लो। सो लेट इवेंट एच, हस्बैंड लिव्स 25 ईयर्स, ठीक है, और इवेंट डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाइफ लिव्स
25 ईयर्स, टिल 25 ईयर्स, या फिर टिल शी इज़ 81 ईयर्स, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ ऐसा ही लिखो, हस्बैंड लिव्स टिल ही इज़ 85 ईयर्स, वाइफ लिव्स टिल शी इज़, ऐसा ही लिखा ना, टिल शी इज़ लिविंग टिल शी इज़, हाँ ऐसा ही लिखा है, 81 ईयर्स ओल्ड भी लिखा है, नहीं 81 ही लिखा है सिर्फ, ठीक है। तो स्टेटमेंट वगैरह देख लेना यार नोट्स वगैरह में। चलो देखते। सो इवेंट एच और डब्ल्यू मान लिए, ऑड्स इन फेवर दिया, ऑड्स अगेंस्ट दिया है, दोनों का ही आपको ऑड्स अगेंस्ट दिया, तो वो स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, ऑड्स अगेंस्ट हस्बैंड हुई 60 ईयर्स ओल्ड, तो जो ऑड्स अगेंस्ट हस्बैंड दिया है वो दिया है आपको 7:5, और ऑड्स अगेंस्ट वाइफ जो आपको दिया है वो दिया है 5:3, है ना, इज 5:3, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगेंस्ट है तो पी ऑफ एच डैश अपॉन पी ऑफ एच इक्वल टू 7/5, यहाँ से पी ऑफ एच डैश पहले निकालो, पी ऑफ एच डैश के सामने 7, नीचे दोनों को जोड़ दो, तो पी ऑफ एच क्या आ जाएगा, 1 - 7/12 मतलब 5/12 आ जाएगा। अच्छा, अब ऑड्स अगेंस्ट वाइफ मतलब पी ऑफ डब्ल्यू डैश अपॉन पी ऑफ डब्ल्यू कितना दिया है 5/3, तो यहाँ से पी ऑफ डब्ल्यू डैश क्या आ जाएगा 5/8, तो पी ऑफ डब्ल्यू क्या आ जाएगा 3/8, तो डब्ल्यू का जो पी ऑफ डैश था, सॉरी पी ऑफ डब्ल्यू डैश था वो आया 5/8 और पी ऑफ डब्ल्यू आया 3/8। तो अभी आप लोगों को क्या निकालना है, अभी पहले आपको निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव टिल 25 ईयर्स, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे आपको बोला एटलीस्ट कोई एक, तो इसका मतलब दोनों अलाइव रहेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब या तो वाइफ जिंदा रहे, हस्बैंड जिंदा रहे, हस्बैंड ना रहे, और हस्बैंड रहे वाइफ ना रहे, या तो दोनों रहे। तो यहाँ पे 3 केस बना के इंटरसेक्शन से कर सकते हो, या तो आप लोग सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, पी ऑफ एच यूनियन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ डब्ल्यू माइनस पी ऑफ एच इंटू पी ऑफ डब्ल्यू, दैट्स इट। फॉर्मूला बोलो, इसका आएगा इसका है 5/12 और इसका है 3/8 और ये हो जाएगा 5/12 इंटू 3/8। तो यहाँ पे देखो 5 × 8, 5 × 8 = 40, 12 × 3 = 36, 12 × 8 = 96, माइनस 3 × 4 = 12, तो ये आ जाएगा 5/32। 96 को अपन 32 बना सकते हैं, कैसे, 3 से काट के, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 + 36 हो जाएगा 76, तो 76 - 15 अपॉन 96 हो गया। अब देखो इसका आंसर आ जाएगा 49/96, सॉरी 59/96, ठीक है। अच्छा सॉरी 61 आएगा ना कैंसिल करके, 61/96। तो ये आया आपका पी ऑफ एच यूनियन डब्ल्यू, तो ये आपको किसका प्रोबेबिलिटी आया, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर्स, इसका प्रोबेबिलिटी आया। तो अब यहाँ पे लिखोगे, ये तो आप लोग स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव टिल 25 ईयर्स इज 61/96। अब अगला क्वेश्चन बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर्स, ठीक। पी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम अलाइव 25 ईयर्स हेंस is equals to P of H intersection W dash plus P of H intersection W, H complement intersection W dash, सॉरी H complement intersection W। इसका मतलब क्या है, हस्बैंड जिंदा रहे वाइफ ना रहे, या तो वाइफ रहे हस्बैंड ना रहे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला एग्जैक्टली वन ऑफ देम, ठीक। तो H और W कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो P of H डॉट P of W dash ये सब लिख लेना कि सिंस H एंड W आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इसीलिए हम लोगों ने इंटरसेक्शन का ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा P of H डैश मल्टीप्लाइड बाय P of W। अच्छा P of H क्या है भाई 5/12, P of W डैश क्या है भाई 5/8, P of H डैश क्या है भाई 7/12 और P of W क्या है 3/8। नीचे हो गया 96, ऊपर हो गया 5 × 5 = 25, 25 + 21 46, तो ये आंसर आ गया 46/96। इसको चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 2 से जा रहा है देखो, तो काट दो, 23/48 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो काफ़ी इजी है, इसमें बोला देयर आर 3 इवेंट्स A, B and C विच मस्ट, वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन। मतलब ये जो 3 इवेंट दिया है, इन तीनों में से सिर्फ कोई एक ही इवेंट हो सकता है, मतलब A होगा तो B C नहीं होगा, B होगा तो A C नहीं होगा, C होगा तो A भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट A, द ऑड्स
अगेंस्ट, ठीक है, तो ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए आर 7:4 और जो ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी हैं, चलो इसका पहले लिख लो। अगेंस्ट है तो मतलब पी ऑफ ए डैश अपॉन पी ऑफ ए, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 7/4, तो यहाँ से पी ऑफ ए डैश क्या आ गया 7/11, तो पी ऑफ ए क्या आ गया 4/11, मतलब 1 - 7/11 दैट इज 4/11 ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी आर 5:3, दी ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी आर 5:3, मतलब पी ऑफ बी डैश अपॉन पी ऑफ बी इक्वल टू 5/3 है, तो इसका मतलब पी ऑफ बी डैश, ठीक है, तो पी ऑफ बी डैश यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ऑफ बी डैश आ जाएगा 5/8, राइट। अब यहाँ से पी ऑफ बी निकाल लो, पी ऑफ बी क्या आ जाएगा 3/8, कैसे निकाला 1 - पी ऑफ बी डैश से, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इवेंट सी के ऑड्स निकालो अगर तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, तो सिंस ए बी एंड सी, नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस ओनली वन कैन हैपन फ्रॉम इवेंट ए बी एंड सी, मतलब ए बी और सी में से सिर्फ कोई एक ही हो सकता है, मतलब अगर तीनों को हम जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि सिर्फ कोई एक ही हो सकता है ना, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये 1 आएगा। तो इस कंडीशन को याद रखना, जब भी ऐसा बोल दे तो आप लोग समझ जाना कि ऐसा बोले। तो पी ऑफ सी क्या आ जाएगा, पी ऑफ सी आ जाएगा 1 - पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी, तो 1 - पी ऑफ ए क्या है आपका, पी ऑफ ए है आपका 4/11 और पी ऑफ बी है आपका 3/8। तो एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अलग अलग सॉल्व करेंगे तो बेटर होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बना लेना पर। तो 4 × 8 = 32, 32 + 33 अपॉन 88, 32 + 33 हो जाएगा 65 और 65/88, मतलब ये आ जाएगा 1 - 65/88, माइनस करोगे तो ये आएगा 33/88, आई मीन 23/88, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पी ऑफ सी की वैल्यू आ गई 23/88, बट आपको चाहिए कि आपको रेशियो चाहिए, कौन सा, पी ऑफ सी टू द पी ऑफ सी डैश, तो इसका मतलब आपको पी ऑफ सी डैश भी निकालना होगा। पी ऑफ सी डैश क्या आएगा 65/88, 1 - पी ऑफ सी करोगे तो आपको पी ऑफ सी डैश आएगा। तो आपको रेशियो कौन सा निकालना है, ऑड्स अगेंस्ट, देयरफॉर ऑड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट सी इज इक्वल्स टू पी ऑफ सी डैश अपॉन पी ऑफ सी, तो ये आ जाएगा 65/88 अपॉन 23/88, तो आपका आंसर आ गया 65:23। समझे मेरी बात को, हम लोगों ने पी ऑफ सी निकाला तो पी ऑफ सी आया 23/88, पेप्सी नहीं, पी ऑफ सी। तो पी ऑफ सी डैश के लिए हमने क्या किया, 1 - पी ऑफ सी किया, जो कि आया 65/88। अब हमें निकालना था ऑड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट सी, मतलब आप लोगों को पी ऑफ सी डैश टू द पी ऑफ सी निकालना था, जो कि आप लोगों ने निकाला रेशियो करके 65/88 अपॉन 23/88, 88 कैंसिल, तो आंसर आया 65:23। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला इन अ सिंगल टॉस ऑफ फेयर डाई, इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर डाई, व्हाट आर द odds against the event that number 3 और 4 turn up। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक फेयर डाई को एक बार उछाले हम लोग, तो ऑड्स अगेंस्ट क्या है उस इवेंट के कि नंबर जो है वो 3 और 4 आए, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डाई इज टॉस्ड, एक डाई को अगर उछाला गया यहाँ पे, तो आपका जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6, तो मतलब आपका n ऑफ एस आ गया यहाँ पे 6। आपको इवेंट क्या बोला है, इवेंट ए ले लो, उसको लेट इवेंट ए, सॉल्यूशन यहाँ से है, क्वेश्चन यहाँ तक था। इवेंट ए क्या है आपका, नंबर 3 और 4 टर्न अप, मतलब या तो 3 आ जाए या तो 4 आ जाए, तो इसका मतलब n ऑफ ए क्या आ गया, n ऑफ ए आ गया 2, और ए में कौन कौन आ गए 3 और 4, तो n ऑफ ए आपका आ गया 2। ओके, तो p ऑफ ए निकाल लो, p ऑफ ए क्या आ जाएगा, p ऑफ ए आ जाएगा 2/6, मतलब ये आ जाएगा 1/3। p ऑफ ए डैश निकाल लो, p ऑफ ए डैश क्या आ जाएगा 1 - p ऑफ ए, मतलब 1 - 1/3, मतलब 2/3, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको बोला ऑड्स अगेंस्ट, देयरफॉर ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए इज इक्वल टू p ऑफ ए डैश अपॉन p ऑफ ए। ए डैश कितना है भाई, ए डैश है 2/3 और ए है 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3 अपॉन 1/3, 3 3 कैंसिल, तो 2/1,
तो 2:1 आ गया आपका ऑड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट ए। कितना चिंदी था बताओ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग अ गेम ऑफ चेस अगेंस्ट बी आर 3:2। ठीक, तो इसका मतलब ए का और बी का चेस का मैच होने वाला है और उसमें ए के चांसेस बी से जीतने से 3:2 फेवर में है। ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट इवेंट ए विंस द गेम और इवेंट बी विंस द गेम। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आर 3:2। फेवर है मतलब पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए डैश आपको दिया है 3:2। तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए आ जाएगा यहाँ से 3/5। ये हुआ। ठीक है, तो पी ऑफ ए डैश क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए डैश आ जाएगा 2/5, 1 माइनस पी ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है, क्या पता। इसका मतलब ये है कि ए हार जाए और इसका मतलब ये है कि ए जीत जाए। तो इवेंट बना लेते हैं, लेट इवेंट सी ए वन एटलीस्ट 2 गेम्स आउट ऑफ 3। तो 3 में से कोई 2 गेम वो जीत गया। ठीक है, मतलब पी ऑफ सी आ जाएगा आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, मतलब तीनों गेम वही जीत गया, एटलीस्ट 2 गेम बोला है ना। फिर प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहला 2 जीता तीसरा हार गया। या तो आप लोग इसको इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ से देखो ए का जीतने का चांस अगर 3/5 है तो बी का जीतने का चांस कितना होगा, 2/5। अगर इसका 3/5 है तो उसका 2/5 होगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। फिर प्लस हो सकता है पहला गेम ए हार जाए बाकी दोनों जीत जाए, हो सकता है पहला गेम ए जीते दूसरा गेम बी जीते तीसरा गेम ए जीते, है ना। और कुछ हो सकता है क्या, पहला दोनों गेम ए जीते आखिरी का दोनों गेम ए जीते, पहला तीसरा गेम ए जीते, तो एटलीस्ट 2 तो जीत ही रहे। और एक केस हमने ऐसा भी ले लिया जहाँ पे तीनों वही जीत गया। तो इसको जब ओपन करोगे तो ये आएगा पी ऑफ ए, तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए क्यूब। इसको जब ओपन करोगे तो ये आएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। इसको भी जब ओपन करोगे तो पी ऑफ बी। इसको भी जब ओपन करोगे तो पी ऑफ बी, मतलब ये आ जाएगा 3 टाइम्स पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए, है ना। बात तो वही रहेगी, मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 3 भी वही रहेगा और 5 इंटू 3 इंटू 3 भी वही रहेगा। कितना 45। ठीक है, तो पी ऑफ ए क्यूब, ए कितना है भाई 3/5 का क्यूब, प्लस 3 टाइम्स पी ऑफ ए कितना 3/5, पी ऑफ बी कितना 2/5, फिर से पी ऑफ ए कितना 3/5। तो चलो लिख देता हूँ 3/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5। तो ये आपका आ जाएगा देखो 27 बड़ा 125, 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 जा 54 और अपॉन में भी 125। तो ये आ गया 81/125। ठीक ठीक ना, कोई बात नहीं। अच्छा, पी ऑफ सी डैश क्या आ जाएगा, फिर पी ऑफ सी डैश आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ सी, मतलब 1 माइनस 81/125। सो ये आ जाएगा आपका 25 में से 19 गया तो 44/125। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ सी अपॉन पी ऑफ सी डैश। पी ऑफ सी 81/125, पी ऑफ सी डैश है 44/125। 125 कट जाएगा तो इसका मतलब आएगा 81/44। तो आपका ऑड्स आ गया 81:44। तो चिंदी एक्सरसाइज तैयार। मजा आया क्वेश्चंस को सॉल्व करके। 7 क्वेश्चन थे, इजी थे। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझे होंगे। अब इसके सॉल्व एग्जाम्पल देख लेना और मिसलेनियस में क्वेश्चन इसके ट्राई कर लेना। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, जैसे जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था ना वो इंपॉर्टेंट था, वो आ सकता है आप लोगों को। बाकी ये लास्ट के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो आपको 2 मार्क में या ऑब्जेक्टिव में MCQ में आ सकता है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे न्यू चैप्टर बायनोमियल थ्योरम, नहीं तो कॉनिक सेक्शन। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच।